नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आर यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट का चौथा मॉडल पेपर आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले हम जो है 3 वो मॉडल पेपर हल करा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप उन सभी मॉडल प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट चौथा है, जो कि फर्स्ट पेपर है ये आर का, जिसमें कुल 140 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तो पहले का आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 159 लीटर। तेल का एक बैरल वह 159 लीटर के बराबर होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागर की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फैदोमीटर। यस, समुद्र में जो यानी कि महासागर की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फैदोमीटर का। गैल्वेनोमीटर आप दिया गया है ए ऑप्शन में, तो इसका जो है विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुदाब मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का प्रयोग जो है वह विद्युत धारा का मान जो है एम्पियर में ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ से हो जाएगा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। तो चौथे का आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2, 8, 8 और 2। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो है आपका ये 2, 8, 8, 2 धातु तत्वों के लिए जो है होती है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण यह 2, 8 एवं 2, 8, 8 अक्रिय गैसों के लिए तथा 2, 8, 7 यह जो आपका क्लोरीन के लिए है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका, यूरिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन आपका, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरुद्भिद कहलाता है। शुष्क जलवायु से अनुकूलित पौधे मरुद्भिद कहे जाते हैं, जबकि जल में रहने वाले पौधे को जो है जलोद्भिद कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। प्रश्न संख्या 7 का आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार फिश जो है ये मछली नहीं है। कुछ ऐसे जीव हैं जो मछली नहीं है, किंतु उनके नाम मछलियों की तरह ही मिलते हैं, जैसे कि आपका जेली फिश है, सिल्वर फिश है, कटल फिश है, हेग फिश, रेजर फिश और क्रा फिश आदि। ये सभी जो है इकाइनोडर्मेटा संघ के समुद्री जीव होते हैं, जबकि ये वास्तविक मीन यानी कि मछली नहीं होते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कौन मछली नहीं है, तो स्टार फिश जो है मछली नहीं है। अगला प्रश्न आपका, स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्राइएसिक काल में। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःप्रद्रव्यी जालिका और राइबोसोम का। आगे बढ़ते हैं आप, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क को जो है 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। एक तो आपका होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा जो होता है वह है आपका पश्च मस्तिष्क। हाइपोथैलेमस जो है वह प्रेरित व्यवहार जैसे कि आपका खाना हो गया, पीना, घृणा, क्रोध, प्यार और काम भावना एवं तापक्रम का नियंत्रण है। और मेडुला ऑब्लागेंटा जो है लार आना, उल्टी आना, उसके बाद जो है आपका हृदय स्पंदन तथा अन्य अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और शरीर का तापक्रम जो है हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं अब, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पेस मेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ
SA नोड्स के नाम से भी जाना जाता है। पेसमेकर एक कृत्रिम यंत्र है। यह यंत्र जो है हृदय की असामान्य गति को सामान्य बनाने के काम में आता है। अगला प्रश्न आपका, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात जो है निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन का जो है उत्पादन वह समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न आपका, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पहला दिया गया है नाभिकीय संलयन से, दूसरा है गुरुत्वीय संकुचन से, तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया से, चौथा है नाभिकीय विखंडन से। तो अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। प्रश्न संख्या 14, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2, यानी कि तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से। 1, 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिशूल। नेक्स्ट है आपका, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाटा लिंक लेयर। अगला प्रश्न आपका, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 7 को जो है 111 की तरह जो है लिखा जाता है। बाइनरी कोड में संख्या ज्ञात करने की विधि जो है संख्या में 2 से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है? तो 2 से भाग दिया जाता है और तब तक दिया जाता है जब तक संख्या भागफल से जो है खत्म न हो जाए। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि 7 को आप 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा आपका, 2 इकन्ने जो है हो जाएगा 2, फिर जो है यहाँ 2 1 3 लिख देंगे, फिर जो है आपका फिर यहाँ हो जाएगा आपका 1, फिर जो है 2 से भाग करेंगे, फिर एक बार जाएगा ये, फिर जो है शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 3 6 यहाँ आप देख सकते हैं शुरू में 2 3 6 1 बचा शेष, फिर 2 से फिर भाग करेंगे तो 2 इकन्ने 2 एक बार जाएगा, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो फिर आप देख सकते हैं ये जो आपका भागफल मिला है 111। तो 7 को बाइनरी डिजिट में कैसे लिख सकते हैं? तो 111 आपका बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 18, तो यहाँ दिया गया पहला बैल, दूसरा हाथी, तीसरा गैंडा। तो उपयुक्त में से किस पशु या किन पशुओं की आकृति या आकृतियाँ सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं? तो आपको बताना है यहाँ कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1 2 और 3 जो है आपके सही हैं, यानी कि बैल के भी जो है आकृति पाई जाती है, हाथी और गैंडे के भी। तो तीनों ही जो है सही हैं, यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धौलावीरा का जो दिया गया है बी के थापड़। धौलावीरा स्थल यह गुजरात प्रांत में अवस्थित है। यहाँ के टीलों की खोज डॉक्टर JP जोशी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो डॉक्टर JP जोशी के द्वारा किया गया था, ना कि बी के थापड़ के द्वारा। तो डी ऑप्शन जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, लोथल SR राव के द्वारा, और सुरकोटदा जो है JP जोशी के द्वारा। अगला प्रश्न आपका, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? प्रश्न संख्या 20, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विदेह माधव को। नेक्स्ट आपका, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मक्खली गोसाल। मक्खलीपुत्र गोसाल जो है पहले महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो जाने पर उन्होंने जो है महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया था। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ सी होगा आपका। अगला प्रश्न आपका, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 लिपियों का। अशोक के शिलालेखों में जो है ब्राह्मी लिपि, उसके बाद जो है आपका खरोष्ठी लिपि, फिर जो है यूनानी, उसके बाद जो है आरामाइक, ये सभी जो है 4 लिपियों में, चौथा जो है आरामाइक लिपि है। तो 4 लिपियों का जो है प्रयोग किया गया है।
अगला प्रश्न है आपका, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय यानी कि सहायता दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वाकाटक ने। अजंता की कला को वाकाटकों ने जो है प्रश्रय यानी कि सहायता दिया था। वे तत्कालीन शक्तिशाली गुप्त वंश के समकालीन थे। वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम ने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। तो यहाँ जो है पूछा गया कि अजंता की कला को किसने प्रश्रय दिया था? तो वाकाटक वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलिक काफूर को। मलिक काफूर यह अलाउद्दीन खिलजी का एक योग्य सेना नायक था। इसको जो है 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ताजुद्दीन याल्दौज ने। प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से ताजुद्दीन एल्दौज का संघर्ष हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्कर्ष से ताजुद्दीन एल्दौज को बड़ी ईर्ष्या हुई। एल्दौज जो है स्वयं को मृत सुल्तान का उत्तराधिकारी मानता था। यहाँ बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब के समकालीन थे भक्त तुकाराम। नेक्स्ट है आपका, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोधी। गुरु नानक जो है भक्ति आंदोलन के 1469 से लेकर के 1538 ईस्वी तक जो है एक श्रेष्ठ संत थे। उनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 को ईस्वी में पंजाब के गुजरांवाला जिले के तलवंडी जो कि ननकाना नामक गांव में हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीटर मुंडी। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी है शाहजहां के समय भारत की यात्रा पर आया था और विलियम हॉकिंस और टॉमस रो ये सभी जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे और एंटोनियो मोन्सेराट जो है यह अकबर के समय भारत आया था। अगला प्रश्न आपका, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रश्न संख्या 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कुंवर सिंह। ये दिया गया 1857 की क्रांति के समय जो है किसने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह जो है उत्तर प्रदेश दिया गया है, गलत है। कुंवर सिंह जो है नेतृत्व किए थे बिहार में जगदीशपुर नामक स्थान है, वहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था, जगदीशपुर से। तो बाकी जो है सभी सुमेध नाना साहब कानपुर से नेतृत्व किए थे, लक्ष्मीबाई झांसी से, तात्या टोपे यह मध्य भारत से जो है नेतृत्व किए थे। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालाबार में। मालाबार कहाँ है? तो यह केरल में है। मोपला विद्रोह यह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार जो है अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार वह अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जो है जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था यहाँ। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार। कहाँ पर है? तो केरल में है। अगला प्रश्न आपका, 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालबारी ने किस लिए संघर्ष किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न आपका, एच.बी. डिरोजियो के समय कौन सा एंग्लो इंडियन आंदोलन बंगाल में शुरू हुआ? प्रश्न संख्या 36। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन का संस्थापक जो थे वह एंग्लो इंडियन नौजवान हेनरी विवियन डेराजियो थे। वह हिंदू कॉलेज का अध्यापक भी थे 1826 से लेकर 1831 तक और उसने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की थी। उसने अपने छात्रों को विवेकपूर्ण ढंग और मुक्त ढंग से सोचने, सभी आधारों की प्रामाणिकता की जांच करने, मुक्त समानता और स्वतंत्रता से प्रेम करने तथा सत्य की पूजा करने के लिए जो है प्रेरित भी किए थे। तो ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि एच.बी. डिरोजियो के समय कौन सा एंग्लो इंडियन आंदोलन बंगाल में शुरू हुआ था? तो वह यंग बंगाल आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। याद रखिएगा प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है। यदि केवल पहला महिला पूछा जाता तो एनी बेसेंट हो जाती और जब प्रथम भारतीय पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 ईस्वी में जो है
इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष ये चुनी गई थी 1925 ईस्वी में कानपुर में। और एनी बेसेंट जो है ये 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने का इनको जो है गौरव प्राप्त है। और सरोजिनी नायडू को प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। यह जो है कांग्रेस के 40वें अधिवेशन 1925 में जो है कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। अगला प्रश्न आपका 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औपनिवेशिक स्वायत्तता। नेक्स्ट है आपका नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। पहला है अभिनव भारत, दूसरा है अनुशीलन समिति, तीसरा है न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, चौथा है इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। तो आपको कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देखते हैं। अभिनव भारत का जो है गठन हुआ था आपका 1904 में। बी.डी. सावरकर ने जो है इसकी स्थापना की थी। उसके बाद अनुशीलन समिति दिया गया है, इसका गठन जो है हुआ था 1907 ईस्वी में। अनुशीलन समिति का पहले जो है इसकी स्थापना हुई थी 1902 में, बाद में इसका पुनर्गठन किया गया 1907 में। उसके बाद जो है तीसरा है आपका न्यू नेशनलिस्ट पार्टी। तो यह जो है न्यू नेशनलिस्ट पार्टी आपका है तीसरा। उसके बाद चौथा है आपका इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। तो यह इसके संस्थापक जो थे 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान थे। और इस संगठन का उद्देश्य था मुसलमानों में अंग्रेजी राज के समर्थन पैदा करना था। तो यह 1888 होगा। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन का चयन कीजिए। तो अभिनव भारत था और अनुशीलन समिति जो है दोनों एक क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे। तो पहला और दूसरा जो है आपका सही हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न आपका किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? प्रश्न संख्या 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने जो है कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में प्रस्ताव पास करके बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट आपका इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? प्रश्न संख्या 41। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है आपका वह कौन क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध। अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया और प्रतापगढ़ का रूर गांव किसान सभा की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। 1920 में बाबा रामचंद्र किसान आंदोलन में सक्रिय रहे थे 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका मार्च 1930 में गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किस आंदोलन के शुरू होने का सूचक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व राजा से। प्रिवी पर्स यह राज परिवारों को प्राप्त विशेषाधिकार से संबंधित था। इन विशेषाधिकारों के तहत ऐसे राज परिवारों को पेंशन तथा अन्य लाभ प्राप्त होते थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राज परिवारों को प्राप्त होने वाले इस प्रिवी पर्स को जो है समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? प्रश्न संख्या 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य तथा कृषि विभाग जो है सही हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ दिया गया वर्ष 1966 में गुजरात राज्य का गठन हुआ था, जबकि ये गलत है। गुजरात का गठन जो है 1 मई 1960 को हुआ था। कब हुआ था? तो गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। तो यहाँ से पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। अगला प्रश्न आपका, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 के ए में जो है रखा गया है इसे मूल अधिकार की श्रेणी में। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। नेक्स्ट है आपका, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ये कथन जो है आपका सही नहीं है। मूल कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के परिवर्तन के लिए या उनके उल्लंघन को रोकने के लिए किसी अधिशास्त्री का जो है कोई उपबंध नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, संसदीय सरकार में राज्याध्यक्ष होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 55 का संसदीय शासन व्यवस्था में जो है राज्याध्यक्ष यह निर्वाचित भी हो सकता है और वंशानुगत भी हो सकता है और मनोनीत भी हो सकता है। जैसे भारत में निर्वाचित है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, तो वहाँ वंशानुगत है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संघवाद बल देता है किस पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, राष्ट्र की एकता पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है कि संघ द्वारा लगाए गए एवं राज्य द्वारा उगाहे और विनियोजित किए गए कर स्टाम्प शुल्क दिया गया है। दूसरा है, केंद्र द्वारा लगाए और उगाहे गए किंतु राज्यों को समानुदेशित किए गए कर को रेल भाड़ों एवं माल भाड़ों पर कर। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 57। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, 1 और 2 दोनों जो है वह आपका सही है यहाँ। अगला प्रश्न आपका, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो 58 का आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी का नहीं। संसद द्वारा जो है निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुसार ही भारत की संचित निधि से वह धन निकाला जा सकता है और संसद को आकस्मिक निधि को भी स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। संसद का संघ के वित्त पर जो है पूर्ण नियंत्रण होता है और प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति का गठन वह संसद द्वारा किया जाता है तथा भारत की संचित निधि पर संसद का जो है पूर्ण अधिकार होता है। तो यहाँ जो है भारत की संचित निधि पर पूछा गया धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है, तो वह संसद का नियंत्रण होता है। जबकि जो है भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 तक संबंधित है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। लोक वित्त संरक्षक एवं लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो यहाँ जो है प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत की संचित निधि पर धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही, उपरोक्त में से किसी का नहीं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए संसद सशक्त है। दूसरा है, भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक केवल राज्यसभा में तथा केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 59। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ, केवल एक, यानी कि भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए जो है संसद वह आपका सशक्त है। अगला प्रश्न है आपका, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है आपका राष्ट्रीय आय बटे जो है जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति आय से कर मूल्य ह्रास निकाल देने की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है आपकी प्राप्त होती है। तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अभी कथन ये दिया गया है कि भारत में शून्य आधार बजट प्रवर्तित किया गया है।
कारण आर है कि शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 61, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है आपका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है आपका, बैंक दर का तात्पर्य है उस ब्याज की दर से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बट्टागत करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है किससे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेयर बाजार से। अगला प्रश्न आपका, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि अदर संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। अगला प्रश्न आपका, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ, ऑक्सीजन की कमी। आलू जो है भारत की प्रमुख सब्जी फसल है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक जो है ऑक्सीजन की कमी है, और ब्लैक हार्ट से आलू जो है अनियमित आकार का पैदा भी होता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा एवं इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2011-12 में। अगला प्रश्न आपका, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था किसने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है यहाँ से हो जाएगा 2001 से 2011 के दौरान। 2001 से 11 के दौरान 17.7 जो है भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है, और 1981 से 1991 के दौरान जो है 23.87 रहा है 10 की वृद्धि दर। 1961 से 71 के दौरान कितना रहा है, तो 24.80% रहा है। 1991 से 2001 के मध्य 21.54% जो है भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रहा है। तो सबसे कम जो है 2001 से 11 के दौरान रहा है कितना, 17.7%। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित युग्मों में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है भारत में सर्वाधिक है। पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है आपका महाराष्ट्र, तीसरे पर है आपका बिहार, उसके बाद जो है गुजरात। अगला प्रश्न आपका, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो है यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन सी से होगा, उत्तराखंड में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक साक्षरता है, तो ऑप्शन में जो है इसमें सर्वाधिक जो है उत्तराखंड में साक्षरता दर है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितना है, तो 67.7% है, और मध्य प्रदेश की साक्षरता जो है वह आपका 69.3 है, 69.3% है। उसके बाद जो है उत्तराखंड की साक्षरता दर जो है 78.8% है, और आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर जो है वह आपका 67.9% है। कितना है, तो 67.9% है। तो सर्वाधिक जो है इन ऑप्शन में है आपका उत्तराखंड में, और यदि ओवरऑल पूछा जाएगा तो वह केरल में जो है सर्वाधिक साक्षरता दर है जनगणना 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंग अनुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है, कहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ से हो जाएगा पुदुचेरी में। पुदुचेरी का लिंग अनुपात कितना है, तो 1037 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं। अगला प्रश्न आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है, प्रश्न संख्या 74।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात वह हिमाचल प्रदेश में है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई एवं दिल्ली में। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा 1991 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण सुविधा का प्रारंभ अक्टूबर 1991 में 183 देशों के सहयोग से हुआ। यह वैश्विक पर्यावरण समस्या के हल व सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है और वर्ष 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। यदि स्थापना पूछा जाएगा तो 1992 में की गई थी और यह प्रारंभ कब हुआ था? तो 1991 में। अगला प्रश्न आपका, न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नितल क्षेत्र में। डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। सर्वाधिक पोषक तत्वों की प्राप्ति जो है अवरोही क्रम में क्रम से देखा जाएगा तो वेलांचल पहले हो जाएगा, वेलांचल क्षेत्र, फिर जो है आपका अल्पपोषी क्षेत्र में होगा, फिर जो है नेरिटांचली क्षेत्र में हो जाएगा, फिर जो है आपका नीतल क्षेत्र में। तो आपसे पूछा गया न्यून पोषक तत्व, तो सबसे कम जो है नीतल क्षेत्र में होगा, सर्वाधिक पूछा जाता तो वेलांचल क्षेत्र में हो जाता। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन परत में छेद या क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन यौगिक से होता है, जिसे जो आप CFC भी कह सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? प्रश्न संख्या 81। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना यह 30 जून 2008 को, कब? तो 30 जून 2008 को में जो है लोकार्पित की गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1992 में। नेक्स्ट आपका, ऊर्जा का अक्षय स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य। अगला प्रश्न आपका, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। भारत का जो है सुदूर दक्षिणी बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित जो है इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित कन्याकुमारी या केप कमोरिन अंतरीप में है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ आपका सही हो जाएगा। और सबसे जो है पश्चिमी पॉइंट वह गौरमोता कहा जाता है या फिर गुहार मोती के नाम से भी कहा जाता है, सबसे जो है पश्चिमी बिंदु। और सबसे पूर्वी जो है पॉइंट को इंदिरा कॉल कहा जाता है, इंदिरा कॉल कहा जाता है। और सबसे पूर्वी पॉइंट को जो है किबीथू कहा जाता है, किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और गौरमोता कहाँ है? तो यह आपका गुजरात में है। सबसे दक्षिणी पता ही आपको इंदिरा पॉइंट है, कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न आपका, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ, उक्त में से कोई नहीं। भारत और म्यांमार के मध्य जो है अराकान योमा, कौन सा? अराकान योमा, नागा चिन्ह और लुसाई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें से जो है आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी यह नासिक जिले महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसे जो है वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरन द्वीप। नेक्स्ट आपका, 16 वन का संबंध है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। नेक्स्ट आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो 89, तो चलिए देखते हैं। एक तरफ जो है लौ एस्क क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ राज। बादाम पहाड़ कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में है, एक का। दूसरा हो जाएगा डली राजहरा कहाँ पर है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, बी का तीसरा हो जाएगा। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में है, सी का चौथा। और नोवा मुंडी कहाँ है? तो ये आपका झारखंड में है, डी का पहला। तो 2, 3, 4, 1 यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, कोलकाता एवं ढाका के बीच। अगला प्रश्न आपका, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक होने के कारण इसका दैनिक तापांतर भी जो है वह सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न आपका, डेटम रेखा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिएरा लियोन। सिएरा लियोन जो है मध्य अमेरिका में आपका स्थित नहीं है। सिएरा लियोन यह अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर है? तो यह आपका अफ्रीका में स्थित है। मध्य अमेरिका में कुल जो है 7 देश हैं। कौन कौन सा है? तो ग्वाटेमाला है आपका, उसके बाद जो है बेलीज है, फिर जो है आपका अल सल्वाडोर है, उसके बाद जो है आपका होंडुरास है, फिर जो है आपका कोस्टारिका आ जाएगा उसमें, फिर निकारागुआ भी आ जाएगा और पनामा भी आ जाएगा। तो जो मध्य अमेरिका में कुल कितने देश हैं? तो 7 देश हैं। जबकि आपसे पूछा गया है कौन नहीं है, तो सिएरा लियोन जो है मध्य अमेरिका में नहीं है। कहाँ है? तो यह अफ्रीका में है। अगला प्रश्न आपका, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन कितना? तो यह 46.8% पाया जाता है। उसके बाद जो आपका सिलिकॉन पाया जाता है कितना? तो यह 27.72% पाया जाता है। उसके बाद जो है आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है 8.13%। लोहा पाया जाता है 5% के करीब जो है। तो सर्वाधिक आपसे पूछा गया है तो ऑक्सीजन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक तरफ आपका ज्वालामुखी पर्वत दिया गया है, दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, माउंट रेनियर कहाँ पर है? तो ये आपका यूएसए में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ए का चौथा हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका एटना कहाँ है? तो ये इटली में सिसिली द्वीप पर है आपका, तो बी का हो जाएगा पहला। उसके बाद पेरिकुटिन ये मैक्सिको का जो है ज्वालामुखी पर्वत है, सी का हो जाएगा दूसरा। और डी ताल ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? तो यह फिलीपींस में है, डी का हो जाएगा तीसरा। 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 आप देख सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। अगला प्रश्न आपका, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। नेक्स्ट आपका, अपनति और अभिनति संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोड से यह संबंधित। अपनत एवं अभिनति या चट्टानों के मोड से संबंधित हैं। क्षैतिज या स्पर्श रेखी बलों के प्रभाव से चट्टानों पर दबाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टानों में वलन की प्रक्रिया होती है, जिससे शिखरों एवं द्रोणियों का निर्माण होता है। इस प्रकार बने शिखरों को अपनति और गर्तों को जो है अभिनति या फिर सन्नति भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार भारत में असेंबल इन इंडिया और मेक इन इंडिया योजना के द्वारा निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी साल 2025 तक कितने फीसदी हो जाएगी? 98 का आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.5%। जबकि 2030 तक इसका कितना लक्ष्य है? तो 6% जो है इसका लक्ष्य है 2030 तक। अगला प्रश्न है आपका, आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार भारत में प्रशासनिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर कितने जिलों की उद्यमिता पर गौर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 500 से अधिक।
आर्थिक समीक्षा में भारत में जो है प्रशासनिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर अर्थात 500 से अधिक जिलों में उद्यमिता से जुड़े घटकों और वाहकों पर गौर किया गया है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका केंद्रीय बजट 2020-21 में आयकर ब्रैकेट 12.5 से 15 लाख का आयकर प्रतिशत क्या है? तो 10 का जो प्रश्न संख्या 100 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ 25%। अगला प्रश्न अब आपका कि निम्नलिखित में से कौन बजट 2020 का मुख्य विषय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। सभी के लिए आवास जो है बजट 2020 का मुख्य विषय नहीं है। बाकी महत्वाकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज, ये जो है वर्ष 2020-21 के मुख्य 3 घटक हैं। अगला प्रश्न आपका 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? प्रश्न संख्या 102। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ में। अगला प्रश्न आपका 3 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ स्थित कन्वेंशन सेंटर में सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 GFR 2017 ई प्रोक्योरमेंट एवं GEM पर पहले क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो 103 का आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू में। इस वित्तीय नियमावली के तहत जो है समता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार, JCGO और MIFM लोक प्रशासन से सहयोग लिया जा रहा है। अगला प्रश्न आपका जनवरी 2020 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत की ऊर्जा नीति की समीक्षा लॉन्च की गई। यह समीक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? 104। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा यह तैयार किया गया है। 10 जनवरी 2020 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत की ऊर्जा नीति रिपोर्ट की समीक्षा लॉन्च की गई। यह समीक्षा रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा तैयार की गई है। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका भारतीय टेलीकॉम किस प्रमुख विदेशी निवेशक के माध्यम से एयरटेल में 4900 करोड़ रुपए की FDI प्राप्त करने का इच्छुक है और इस उद्देश्य हेतु दूरसंचार विभाग को आवेदन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है यहाँ से हो जाएगा सिंगटेल। भारतीय टेलीकॉम जो है सिंगटेल प्रमुख विदेशी निवेश यानी कि FDI के माध्यम से एयरटेल में 4900 करोड़ रुपए की FDI प्राप्त करने में इच्छुक है और इस उद्देश्य हेतु सिंगटेल द्वारा दूरसंचार विभाग के आवेदन जो है किया गया है। अगला है आपका हाल ही में किस झील में सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है? 106 का आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांभर झील में। तो यह कहाँ पर है? तो आपका यह राजस्थान में है। नेक्स्ट आपका इनाम हाल ही में सुर्खियों में रहा, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2016 में। इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री द्वारा सन 2016 में हुई थी और यह एक कृषि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जो पूरे भारत में मौजूद प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम करती है और इसका मकसद है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाना। अब तक जो है इससे देश के 1.86 करोड़ किसान जो है व्यापारी जुड़ चुके हैं इनाम ऐप से। अगला प्रश्न आपका विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात में यानी कि UAE में। अगला प्रश्न आपका मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। किस देश की सिफारिशों पर संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस मनाने की घोषणा की है? तो प्रश्न संख्या 109 का आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह भारत के सिफारिश पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाने का निर्णय लिया है। और कब मनाया जाता है? तो 21 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पहली बार 2020 में मनाया गया है। अगला प्रश्न आपका विशाखापट्टनम के पास LG पॉलीमर्स प्लांट से किस गैस के रिसाव में के चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई है? तो 110 का आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टायरीन गैस के रिसाव से। नेक्स्ट है आपका सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला है नए भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों ब्लॉकों का निर्माण सुधार के लिए संभावित मार्ग नामक रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। दूसरा है रिपोर्ट में स्वास्थ्य के मुद्दे को केंद्र में रखकर भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में संपूर्ण सुधार के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रस्तुत किया गया है। तो आपको बताना है
कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। 111। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल 2 कथन जो है वह सही है, यानी कि रिपोर्ट में स्वास्थ्य के मुद्दे को केंद्र में रखकर भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में संपूर्ण सुधार के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न आपका कि यदि कोयला खान से संबंधित है तो पानी निम्न में से किससे संबंधित होगा। प्रश्न संख्या 112। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुआं से। जिस प्रकार कोयला जो है ज़मीन की गहराई में खान खोदने पर प्राप्त होता है, उसी प्रकार पानी जो है ज़मीन पर खोदे गए कुएं से निकाला जाता है या प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 113। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणित और भूगोल। गणित और भूगोल जो दोनों जो है पृथक पृथक सब्जेक्ट हैं, जबकि हवा और ऑक्सीजन, शिक्षक और विद्यार्थी, भौतिकी और विज्ञान दोनों जो है एक वर्ग को इंगित करते हैं। तो यहाँ सी जो है डिफरेंट यानी कि भिन्न है आपका। अगला है आपका, निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 2 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और 8 4 12 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक एक की जो है इसमें वृद्धि हो रही है। अब इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस जो है 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, उसके बाद जो है 3 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0। तो आंसर क्या आ गया आपका 0। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ प्रश्न संख्या 114 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित अक्षरों के अनुक्रम में अगला अक्षर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ए है, फिर ए बी है, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, फिर ए बी सी डी ई, उसके बाद क्या होगा एफ हो जाएगा। तो अगला क्रम क्या होगा आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा, एफ इसमें जुड़ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिए ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, फिर ए बी सी डी ई के बाद एफ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितना होगा। तो चलिए जो है इसे देखते हैं। कह रहा है कि राम जो है उत्तर की ओर, मान लीजिए राम हो गया, उत्तर की ओर कितना चलता है तो 4 किलोमीटर यह चलता है। फिर कह रहा है कि वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ा कितना चला तो 6 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है कि इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, दाएं यानी कि आपका ऊपर हो जाएगा, कितना चलता है तो 4 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है पूछ रहा है कितना होगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका 4 है, ये भी 4 है, और यहाँ जो है ये वाली दूरी आपका पूछा रहा है। तो बीच से जो है ये आप देख सकते हैं, तो बीच से यदि करेंगे इसमें 3 यहाँ हो जाएगा और 3 जो है इधर हो जाएगा। मान लीजिए ये हो गया, अब यहाँ से 2 बार काट रहा है तो ये टोटल कितना है, टोटल 6 है, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये आपका 3 हो गया आधार, और 4 जो है ये हो गया। फिर यहाँ कितना होगा तो 5 हो जाएगा, और चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट भी जो है लगा सकते हैं। तो ये भी 5 हो गया और ये भी जो है 5 हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं इसका भी आधार 3 है और ये 4 हो जाएगा, लंब जो है 4 हो जाएगा और कर्ण कितना होगा 5 हो जाएगा। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5 + 5 आपका हो जाएगा 10। तो दूरी जो है कितना हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, मान लीजिए ये है आपका इस तरह, फिर ये जो है आपसे पूछा गया है यही दूरी। तो यहाँ टोटल ये जो है आपका 6 है और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये आपका 4 है, तो ये 3 ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। पाइथागोरस से आप चाहें तो उससे भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर वाले में आधार 3 है, जो है लंब जो है 4 है और कर्ण कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। कैसे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे आप, फिर जो है 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, दोनों जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 को रूट से बाहर करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर जो है आपका 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपका, गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, गीता का अर्जुन से कैसा संबंध है। तो 117 का आंसर आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, मान लीजिए गीता हो गई, गीता अर्जुन ये हो गया। गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का, यानी कि गीता की माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ।
तो ये दोनों का संबंध हो जाएगा आपका, मान लीजिए ये हो गए उसके पापा, अर्जुन के पापा, फिर जो है ये मान लीजिए गीता, तो उसकी यानी कि उसके पापा की सिस्टर यानी कि कौन हो जाएंगी, तो बुआ। तो यही संबंध पूछा गया है, अर्जुन से गीता का संबंध पूछा गया है, तो क्या हो जाएंगे, बुआ। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, किसी कोड के अंतर्गत मेन को जो है आप देख सकते हैं MAIN को IMNA लिखा जाता है और REL को ARLE लिखा जाता है। इसी कोड में LION को क्या लिखा जाएगा, आप देख सकते हैं MAIN को क्या लिखा जाता है, तो I यानी कि I पहले लिखा जा रहा है, फिर जो M लिखा जा रहा है, फिर जो है आपका N लिखा जा रहा है, फिर A लिखा जा रहा है। उसी तरह आप देख सकते हैं रियल में भी, तो R जो है A पहले लिखा जा रहा है, फिर R लिखा जा रहा है, फिर L, फिर E लिखा जा रहा है। इसी तरह आप लाइन को भी कोड कर लीजिए, तो O हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद L हो जाएगा, फिर जो है आपका N हो जाएगा, फिर जो है आपका फिर से देखते हैं, ये आपका जो है कह रहा है कि लायन का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका O हो जाएगा, फिर L होगा, O होगा, L होगा, फिर आपका N होगा, फिर I होगा, N होगा, फिर I होगा। OLNI जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, OLNI। आपका विकल्प C जो है यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित डिब्बों में से कौन सा एक दिए हुए कागज़ के पन्ने द्वारा बनेगा। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, फोल्ड करने पे जो है कौन सा सही होगा यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों जो है एक दूसरे का हमेशा जो है अपोजिट होगा, यानी कि D और A जो है अपोजिट होगा। उसके बाद E और जो है E और C जो है अपोजिट होगा हमेशा। उसके बाद B और F जो है अपोजिट होगा हमेशा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ A वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं B और F जो है BFE दिया गया है, जिसमें B का अपोजिट E नहीं हो सकता और B का अपोजिट जो है F नहीं हो सकता। तो यहाँ BF जो है क्या है, अपोजिट है, तो ये ऑप्शन आपका वैसे ही कट जाता है। B ऑप्शन आप चेक कीजिए, तो आप देख सकते हैं E और F जो है आपके अपोजिट नहीं होंगे, E और D भी जो है आपके अपोजिट नहीं होंगे। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि F किसका अपोजिट है, तो F B का अपोजिट है, नहीं है इसमें कोई भी। आप देख सकते हैं A जो है किसका अपोजिट है, तो D का अपोजिट है, यहाँ भी कोई नहीं है, A भी नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका B जो है F का अपोजिट है और C जो है E का अपोजिट है, तो C जो है E का अपोजिट है, तो कोई भी जो है मैच नहीं कर रहा, यानी कि आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं B जो है E का अपोजिट नहीं होगा और जो है C का भी अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि आमने सामने है। तो आप देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद D ऑप्शन भी जो है आप देख सकते हैं E D का अपोजिट नहीं होगा और E जो है A का अपोजिट नहीं होगा। तो यहाँ जो है E किसका अपोजिट है, तो E जो है C का अपोजिट है, B जो है E F का अपोजिट है, A जो है D का अपोजिट है। तो केवल जो है B ही जो है यहाँ आपका B वाली आकृति बनेगी आपकी। अगला प्रश्न आपका, A B C D तथा E का भार अलग अलग है, इनमें B केवल C से भारी है, A जो है B तथा E से भारी है परंतु D से नहीं है, इनमें दूसरा सबसे भारी कौन होगा। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि आपका इनमें जो है B केवल जो है C से भारी है, तो B जो है केवल C से भारी है, ठीक है, और A जो है B तथा E से भारी है, A जो है B तथा E से भारी है, A जो है B तथा E से भारी है, परंतु D से क्या कह रहा है कि वह परंतु D से नहीं, तो D से यह जो है भारी नहीं, तो D यानी कि सबसे भारी होगा। इनमें आपसे पूछा गया दूसरा सबसे भारी कौन सा होगा, तो दूसरा जो है A होगा आपका सबसे भारी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित सारणी में x का मान आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो आप देख सकते हैं A का मान अंग्रेजी वर्णमाला में पहले स्थान पर आता है, K का जो है आता है आपका 11वें स्थान पर। तो 1 और 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, आपका 11 आएगा। फिर उसी तरह आप देख सकते हैं C का मान जो है तीसरा होता है वर्णमाला में, F का होता है आपका छठा। तो 6 3 9 माइनस 1 करेंगे कितना होगा, 8, सही है ये भी आपका। इस तरह आगे भी करेंगे, आपको बस लास्ट वाला जो है देख सकते हैं O और R, O का मान 15 होता है और R का होता है आपका 18। 15 18 कितना हो गया, 33, माइनस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 32।
तो इसका सही आंसर क्या होगा 32। आप चाहें तो ये भी चेक कर सकते हैं, डी का मान जो है आप देख सकते हैं कितना होता है। तो डी आपका होता है चौथा, उसके बाद जो है एच होता है 7, सॉरी 8 होता है एच का मान। तो 8 4 12 माइनस जो है 12 हो गया, -1 कर देंगे तो आपका 11 आ जाएगा। इस तरह यल और एन, यल का मान होता है आपका 12, उसके बाद जो है एन का मान होता है 14, 14 12 26 -1 कर देंगे 25। तो आपका यहाँ डी बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 32। ओ आर का मान पूछा गया है तो 32 होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न आरेख में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो क्वेश्चन संख्या 122 का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज, उसके बाद ये जो है आपका आयत कह सकते हैं, और ये जो है आपका सर्कल यानी कि वृत्त। तो आप देख सकते हैं कि 6 का और 2 का, यानी कि 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 40। तो सर्कल सॉरी ये त्रिभुज और ये आयत में जो है इन दोनों का मान 40 आ गया है, क्योंकि ये 40 जो है ये त्रिभुज में भी है और आयत में भी है। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ भी ये त्रिभुज में भी है ये आपका 89, उसके बाद आपका ये आयत में भी है और वृत्त में भी है। तो आप तीनों का जो है आप स्क्वायर निकाल लीजिए। 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये 6 का स्क्वायर होता है 36, 40 हो गया, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तीनों को जोड़ दीजिए, 9 6 15 4 19, उसके बाद जो हासिल लेगा 1 4 3 7 1 8 89। तो आप देख सकते हैं तीनों के अंदर जो है वो 89 हो गया। ये दोनों वेरीफाई हो गया, आपको बस ये अब जो है वेरीफाई करना है। तो आप देख सकते हैं 85 जो है ये आपका वृत्त में है और जो है आयत में है, त्रिभुज में नहीं है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, जोड़ दीजिए दोनों को, आपका हो जाएगा 9 6 15 को 5 हासिल लगा 1 4 3 7 1 8, ये भी हो गया आपका। तो आपसे क्वेश्चन मार्क वाले स्थान का जो है पूछ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क यानी कि ये केवल त्रिभुज और जो है वृत्त में, त्रिभुज और वृत्त में है, केवल आयत में देख सकते हैं आप नहीं है ये क्वेश्चन मार्क। तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए 4, और 7 का स्क्वायर कितना होता है तो 49, 49 4 कितना होगा 53। तो 53 आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, यदि ए बराबर दिया गया है भागा, बी बराबर प्लस, सी बराबर माइनस तथा डी बराबर गुणा, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। प्रश्न संख्या 123, तो इसका डी ऑप्शन जो है आप सही होगा। आप देख सकते हैं 108, और सी का मान दिया गया है -72 कर लीजिए, फिर बराबर दिया है, फिर 78, फिर जो है सी दिया गया है, सी का मान माइनस है 42। तो आप देख सकते हैं 108 में से 72 घटाएंगे आपका 36 आ जाएगा, बराबर 78 में से 42 घटाएंगे फिर 36 आएगा। दोनों का मान बराबर आ रहा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपका, एक लीप वर्ष में 1 जनवरी को बुधवार था, उसके पहले वर्ष में 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो लीप ईयर में आप जानते हैं 366 दिन होता है। तो लीप ईयर में कह रहा है कि 1 जनवरी को बुधवार था, जो 366 दिन का है उसमें 1 जनवरी बुधवार था, और फिर कह रहा है उसके पहले वर्ष, यानी कि पहला वर्ष उसके क्या होगा, तो वह लीप ईयर नहीं होगा, तो कितने दिन का होगा 365 दिन का होगा। 7 से डिवाइड कर दीजिएगा आप, तो 7 25 35 और 7 दूना 14, यानी कि एक आपका शेष बचेगा। तो पहले पूछा गया है तो एक आप माइनस कर देंगे, तो बुधवार में एक आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मंगलवार। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि लीप ईयर में 1 जो जनवरी को होगा वह बुधवार था, उसके पहले जो 1 जनवरी को दिन पड़ेगा वह मंगलवार पड़ेगा आपका। अगला प्रश्न आपका, एक रेलवे स्टेशन के पूछताछ कार्यालय से किसी यात्री को बताया गया कि 15 मिनट पहले ही दिल्ली के लिए एक ट्रेन जा चुकी थी, परंतु प्रत्येक 45 मिनट बाद दिल्ली के लिए ट्रेन छूटती है, तो अगली ट्रेन 8:30 रात्रि छूटेगी। उस यात्री को उक्त सूचना कितने बजे दी गई थी। तो प्रश्न संख्या 125, तो आप देख सकते हैं कि अगली ट्रेन जो है कब कह रहा है 8:30 बजे है, और हर 45 यानी कि प्रत्येक 45 मिनट के बाद जो है ट्रेन जा रही है। तो 8:30 बजे जो है जाएगी, तो आप उसमें से आप 45 मिनट क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 45 माइनस करेंगे तो आपका कितना होगा 7:45 हो जाएगा। अब उसके बताया कब गया था, तो यानी कि 15 मिनट पहले ट्रेन जो है जा चुकी थी। तो 7:45 में आप 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 बजे। सूचना उसे कब दी गई थी, तो 8 बजे दी गई थी, 8 बजे रात में। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा यहाँ।
अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? तो 126 का आपको आंसर बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है सही होगा। धोबिया, राई और सायरा ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो बस्ती जनपद को जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। श्रावस्ती, बलरामपुर और पीलीभीत ये नेपाल की सीमा से लगते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितना है? प्रश्न संख्या 128। तो पुरुष साक्षरता जो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। पुरुष साक्षरता दर जो है 77.3 है उत्तर प्रदेश का, और महिला साक्षरता कितना है? तो 57.2% है। और ओवरऑल साक्षरता उत्तर प्रदेश का कितना है? तो 67.7% है। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। यदि पूछा जाएगा आपसे पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश का कितना है, तो 77.3 जो है आपका यहाँ सही होगा। तो यहाँ जो सही होगा 77.3%। अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ उद्योग दिया गया है, दूसरी तरफ केंद्र। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लकड़ी कास्ट के खिलौने का संबंध हो जाएगा आपका वाराणसी से, ए का तीसरा। खेल का सामान मेरठ, बी का पहला। पीतल की मूर्तियां हो जाएगा आपका मथुरा, सी का चौथा। दिया सलाई उद्योग बरेली, डी का दूसरा। 3-1-4-2। तो 3-1-4-2 आप देख सकते हैं, विकल्प डी जो है वो आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए। तो जनपद दिया गया, दूसरी तरफ खनिज। कौन से खनिज किस जनपद में पाए जाते हैं? तो सोनभद्र में जो है आपका चूना पत्थर पाया जाता है, ए का दूसरा। ललितपुर में जो है तांबा पाया जाता है, और यूरेनियम भी जो है ललितपुर में पाया जाता है। तो बी का हो जाएगा तीसरा। और इलाहाबाद में सिलिका बालू पाया जाता है, तो सी का पहला। 2-3-1। तो 2-3-1 विकल्प सी आपका सही होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थस्थल मगहर, आपका सही है। दूसरा भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल महापरिनिर्वाण जिसको कहा जाता है कुशीनगर, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में, ये भी सही है। और डी जो है आपका दिया गया 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा, ये आपका गलत हो जाएगा। 88,000 ऋषियों की तपस्थली जो है ये नैमिषारण्य को कहा जाता है। कहाँ पर है? तो ये सीतापुर जनपद में है नैमिषारण्य। अगला प्रश्न आपका, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह गोरखपुर से प्रकाशित होता है, गीता प्रेस से। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? तो यह 2001 में शुरू किया गया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो 134 का आपको आंसर बताना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। अगला, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कहाँ पर? तो यह आपका पंतनगर में किया गया था, जो कि वर्तमान में कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। पंतनगर कब किया गया था? तो 1960 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। गोविंद बल्लभ पंत के नाम से है। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 136। तो चलिए देखते हैं। टेराकोटा का संबंध हो जाएगा गोरखपुर से, ए का दूसरा। लकड़ी के खिलौने वाराणसी, बी का चौथा। चीनी मिट्टी के बर्तन हो जाएगा चिन्हट, और सी का हो जाएगा आपका पहला। कांच के सामान हो जाएगा फिरोजाबाद, डी का तीसरा। 2-4-1-3। तो 2-4-1-3 आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? 137। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भरतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु का है। उसके बाद जो है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद ओडिसी कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। नेक्स्ट आपका, स्वर्ण धातु भंडारण में कर्नाटक का कितना प्रतिशत योगदान है? 138। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा 47.44%। स्वर्ण धातु भंडारण में कर्नाटक का जो प्रतिशत है वह 47.4% है। और यहाँ कोलार की खान से जो है स्वर्ण प्राप्त किया जाता है। कोलार की खान पूछा जाएगा कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में ही है। अगला है आपका, चांदी में शीर्ष उत्पादन करता राज्य कौन सा है? तो ये है आपका राजस्थान, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, विश्व में तांबा संचित भंडार में चिली का कितना प्रतिशत योगदान है? तो इसमें जो चिली का 20% योगदान है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और चिली जो है तांबा के उत्पादन में पहले स्थान पर भी है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो दोस्तों ये था आपका
RO यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का चौथा प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।